चुंबकीय आघूर्णों के दो मान प्राप्त होते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और उसकी क्रियाविधि के बारे में। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद और क्रियाविधि। यहाँ पर एक हमारे पास है कि ई अवशोषण या ई एब्जॉर्बेंस इजिकल टू ई माइनस हाफ माइनस ई प्लस हाफ। माइनस हाफ जैसा कि मैंने आपको बताया वह ऊर्जा है, ऊर्जा स्तर है जो ज़्यादा ऊर्जा वाला है, और प्लस हाफ हम उस ऊर्जा स्तर को मानेंगे जो कम ऊर्जा स्तर का है। तो इस तरह से ई एब्जॉर्बेंस इजिकल टू ई माइनस हाफ माइनस ई प्लस हाफ इजिकल टू बी न्यू। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी in the change in spin orientation equal to energy difference between two spin energy level। तो यहाँ पर ये दो स्पिन एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो एक छोटा क्वांटा ऑफ एनर्जी है जिसमें कि परिवर्तन होता है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। यानी चक्रण अभिविन्यास बदलने में अवशोषित ऊर्जा इन दोनों विन्यासों के मध्य ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। ऊर्जा अंतर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फलन होता है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस इज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ गायरोमैग्नेटिक फंक्शन। तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि डेल्टा ई इजिकल टू फंक्शन ऑफ H0। सेकेंड फार्मूला हम बना सकते हैं डेल्टा ई इजिकल टू फंक्शन ऑफ गामा या गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो का मान होता है मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन एंगुलर मोमेंटम। चुंबकीय आघूर्ण अपॉन कोणीय संवेग या गायरोमैग्नेटिक रेशो चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात होता है या उसका रेशो होता है। तो इस तरह से हम गायरोमैग्नेटिक रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है यानी बंडल ऑफ क्वांटा के रूप में होता है, क्वांटाइज होता है यानी 1 2 3 4 इस फॉर्म में होता है, टूटे हुए टुकड़ों के फॉर्म में नहीं होता है। और H/2 का पूर्ण गुणज होता है यानी ये H/2 का पूर्ण गुणज होता है या 2H/2 का पूर्ण गुणज होगा या 3H/2 का पूर्ण गुणज होगा। तो इस तरह से एक कंप्लीट यूनिट के फॉर्म में होता है या एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में होता है। और इसलिए यदि हम दोनों सूत्र को एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तो डेल्टा ई इजिकल टू फंक्शन ऑफ गामा H0 इजिकल टू H न्यू हो जाएगा। यदि हम इस फॉर्मूले को वापस से लेते हैं तो डेल्टा ई इजिकल टू गामा, और मैंने आपको बताया कि ये किसके फंक्शन मान रहे हैं हम यूनिट H/2 तो इसकी जगह पर हमने साथ में लिया गामा H/2 H0 इजिकल टू H न्यू। और यदि हम इसको वापस सॉल्व करते हैं तो H से H कैंसिल हो गया और ये आपका न्यू इजिकल टू गामा अपॉन 2 H0 होगा। गामा या गायरोमैग्नेटिक रेशो का सही मान रखने पर अनशील्डेड नाभिक 10,000 गाउस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 42.6 मेगाहर्ट्ज का विकिरण व 14,000 गाउस के चुंबकीय क्षेत्र में 60 मेगाहर्ट्ज का अवशोषण होता है। तो ये दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्राप्त पाए जाते हैं। यदि 14,100 गाउस का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो विकिरण जो होता है वो 60.0 मेगाहर्ट्ज का होता है। दूसरी तरह के जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं NMR के, उनके अंदर 23,500 गाउस का चुंबकीय क्षेत्र होता है और 100 मेगाहर्ट्ज विकिरण की आवृत्ति होती है। और इस तरह के दो
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर NMR के 2 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही काम में आते हैं। तो 14,000 गाउस का 14,100 एक्यूरेट होता है। गाउस का चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर संभावित चक्रण अवस्था +½ व -½ के बीच ऊर्जा अंतर एक प्रोटॉन के लिए 5.72 × 10⁻⁻6 किलो कैलोरी पर मोल का होता है। NMR स्टडी बेस्ड ओनली ऑन हाइड्रोजन, देन इट इज़ कॉल्ड एज PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल हाइड्रोजन के ऊपर निर्धारित होती है पूरी तरह से, तो इसे हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। कोणीय आवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यदि हम नाभिक के स्पिन की बात करते हैं और नाभिक के स्पिन का स्पिन और ट्रांजिशन यदि हम एक कंपेयर करते हैं तो भौतिक रूप से दिखने वाली वस्तुओं में हम इसे लट्टू या सिंपल बेब्लेड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक अपनी अक्ष पर स्पिन करता है और उसके साथ साथ लगातार जो है वो अपने चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और इसी तरह से सेम जो स्पिन होता है वो नेचुरल जो जितने भी ग्रह और उपग्रहों की गति है वो भी इसी तरह की होती है, यानी प्रोसेशनल मोशन होते हैं या पुरस्सरण गति कहते हैं इनको। और इस पुरस्सरण गति या प्रोसेशनल मोशन के अंदर वस्तु अपनी अक्ष पर भी घूमती, अपनी जगह पर घूमती और साथ में अपना जो परिभ्रमण एरिया है उसके अंदर भी लगातार चक्कर लगाती रहती है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक न्यूक्लियाई की है, जो कि NMR एक्सपेरिमेंट के अंदर न्यूक्लियर स्पिन के अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये न्यूक्लियर की पुरस्सरण आवृत्ति इसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। और इसका जो मान है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पर निर्भर करता है। कोणीय आवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने पर पुरस्सरण दर या रेट ऑफ प्रोसेशनल मूवमेंट अर्थात कोणीय आवृत्ति अथवा पुरस्सरण आवृत्ति ओमेगा भी अधिक होगी। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो पुरस्सरण की दर अधिक होगी। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो पुरस्सरण की दर भी या उसकी प्रोसेशनल मूवमेंट की दर भी कम हो जाएगी। तो इसलिए सामान्यतः हम जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं उसमें 14,000 गाउस का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है और उसकी पुरस्सरण की आवृत्ति जो हम ले रहे हैं वो कितनी होती है, 60 मेगाहर्ट्ज होती है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का है और उस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अंडरस्टूड है कि वो 14,100 गाउस का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। इस पुरस्सरण से इसी आवृत्ति का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। यदि प्रोसेशनल मोशन प्रोटॉन को इसी आवृत्ति का विकिरण दिया जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है। अतः जब दिए जाने वाले रेडियो आवृत्ति के विकिरण के इस विद्युत क्षेत्र घटक की आवृत्ति और प्रचक्रमान नाभिक की पुरस्सरण आवृत्ति बराबर हो जाती है तो उस समय कहा जाता है कि नाभिक दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ अनुनाद की स्थिति में है। यानी उस समय वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति और उसकी प्रोसेशनल मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाती हैं लगभग, और वो आपस में एक दूसरे के अनुनाद में आ जाते हैं या रेजोनेंस में होते हैं। ऐसी स्थिति में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के द्वारा नाभिक को
ऊर्जा दी जाती है और उसकी चक्रण ऊर्जा में ये परिवर्तन करती है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इस प्रक्रिया के अंदर हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ से दिखाई दे रहा है, तो हमें इस प्रोसेस में हमेशा हाई फील्ड से लो फील्ड की तरफ आना होता है या अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र पर चलना पड़ता है। और ऐसे क्षेत्र में पहले रेजोनेंस नहीं होता और जिस पॉइंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आवृत्ति और अणु की चुंबकीय आवृत्ति दोनों के बीच में रेजोनेंस होता है, वहाँ पर हमें सिग्नल प्राप्त होता है और उस पीक या सिग्नल को हम एनएमआर स्पेक्ट्रा के नाम से पुकारते हैं। इसके अंदर यदि हम यह अध्ययन करते हैं तो हमारे पास जो दो महत्वपूर्ण फील्ड हैं, महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो हैं कि या तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें और दूसरा है कि या हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए ये फिक्स होती है, इसलिए हर एक एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखा जाता है और हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रयोग के दौरान या जब अध्ययन किया जा रहा है तो अध्ययन के समय में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए हम हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं और उसके द्वारा हम पीक का अध्ययन करते हैं। यदि हम ये माने कि हम केवल प्रोटॉन का अध्ययन करते हैं तो प्रोटॉन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए हम कहते हैं नेक्ड प्रोटॉन, या जो प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से यदि घिरा हुआ नहीं होगा तो उसके अंदर लगातार एक ही पीक प्राप्त होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट उसके अंदर उपस्थित नहीं हो, केवल प्रोटॉन हो, तो उस प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके अंदर हमें कैसा पीक प्राप्त होगा, केवल एक पीक प्राप्त होगा। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, यदि हमारे पास जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, अलग तरह के उसके पड़ोस वाले हाइड्रोजन होंगे और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन होंगे, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग होता है और डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पर वो उपस्थित होते हैं। तो वंस वी गेट द NMR peak, then the following 4 aspect of NMR spectroscopy। तो इस तरह से हमारा जो इंटरप्रिटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पेक्ट्रा का, वो किस पर निर्भर करता है, वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाएंगे, जो प्रोटॉन का पीक है जो कि नेक्ड स्थिति में केवल एक ही आना था, वो अलग अलग जगह पर प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम जो NMR स्पेक्ट्रा में अलग अलग पीक मिलेंगे, उनको हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्नल और इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो डिफरेंट टाइप के नॉन इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, कैसे हैं। दूसरा, पोजीशन ऑफ सिग्नल और केमिकल शिफ्ट विच गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के बारे में उपयोगी जानकारी देते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम लेते हैं इसमें, द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल और पीक एरिया। तो ये पीक एरिया या प्रोटॉन की काउंटिंग
प्रोटॉन की काउंटिंग में मदद करता है। चौथा है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल और स्पिन स्पिन कपलिंग उसमें किस तरह से है, और ये हमें बताती है कि नेबरिंग प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल, देन हम देखते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल, देन हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एंड देन हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।